स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं जर्नल की एंट्री करना, और उसमें व्यापारी जो व्यापार को शुरू करेगा कुछ अपना घर का माल व्यापार में लगाएगा और कुछ कैश व्यापार में लगाएगा, तब वो व्यापार को शुरू करेगा। इसको सीखने वाले हम, और वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बने रहिए मेरे साथ। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए जर्नल एंट्री। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसको हमें जर्नल में लिखा करना है। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। बद्री प्रसाद ने 1 अक्टूबर 2015 को 9,000 रुपये नकद तथा 6,000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किया। इनके अग्र लेन देन जो हैं वो इस प्रकार से थे। ये सारे लेन देन होगा, ये अक्टूबर माह के लेन देन हैं। तो पहले तो इनको अपने पास में नोट कर लें, तभी समझ में आएगा अच्छे से। कुछ चीज़ें 29 तारीख तक के लेन देन इस पेज पर हैं, और 2-4 लेन देन अगले पेज पर हैं, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। आगे के लेन देन ये हैं हमारे पास में। तो पहले इनको अपने पास नोट कर लिया जाए और वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। तो ये हमारे पास लेन देन है, और अब हम इनसे शुरू करने जा रहे हैं जर्नल में लेखा। तो सबसे पहला लेखा जैसे यहाँ लिखा है, बद्री प्रसाद ने 9,000 रुपये नकद और 6,000 रुपये का माल व्यापार में लगाया है। तो व्यापार में दोनों ही चीज़ें आई हैं, इसलिए इन दोनों ही चीज़ों को डेबिट किया जाएगा। इस तरह से डेबिट करेंगे, देखें। डेट अक्टूबर 1, क्योंकि व्यापार में हमारे पास कैश आई है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आने वाली वस्तु टीआर होती है, डेबिट होती है। और इसमें माल भी आया है तो हम इसको गुड्स अकाउंट लिख देंगे। गुड्स अकाउंट ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा। कुछ लोग इसको गुड्स की जगह पर सेल और परचेज का प्रयोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गुड्स अकाउंट लिखने से जो हम आगे पोस्टिंग करेंगे लेजर में, उसमें हमें आसानी होगी। उसमें हमें केवल गुड्स अकाउंट ही बनाना होगा, उसी से हमारा स्टॉक निकल आएगा। और अगर हम सेल और परचेज लिखते हैं तो उसमें हमें गुड्स अकाउंट, सेल अकाउंट अलग, परचेज अकाउंट अलग और स्टॉक अकाउंट अलग बनाना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर गुड्स की जगह पर परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि दोनों चीज़ें पूंजी का रूप लेती है, तो इसको हम टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। और जो रुपए हैं वो रुपए लिखेंगे। नगद जो थे 9,000 रुपये थे और माल था 6,000 रुपये का। इस तरह से व्यापार की जो पूंजी हो गई 9-6 15,000 रुपये। ये इसके बाद अगला लेन देन था 1 अक्टूबर का, नगद माल खरीदा, जो कि यहाँ लिखा था नगद माल खरीदा, रुपये यहाँ लिख रखे हैं सामने। तो नगद माल खरीदने को अब हमें देखना है व्यापार में क्या आया और व्यापार में क्या गया। इसके रूल्स वीडियो में मैंने किसी में इसमें डाल रखी है, उस रूल्स को आप देख लेंगे, फिर मैं अभी दिखाई देता हूँ। ये सबसे आसान ट्रिक है, जो ये रूल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से जर्नल एंट्री हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। नगद माल खरीदा है अक्टूबर 1, माल खरीदा तो व्यापार में माल आया है माल, तो हम उसको गुड्स अकाउंट लिख देंगे या फिर परचेज अकाउंट लिख देंगे।
परचेस अकाउंट DR2, ये माल खरीदने में कैश हमारे पास से जाएगी तो कैश अकाउंट। रुपये 4,000 थे तो 4,000 रुपये डेबिट, 4,000 रुपये क्रेडिट। इसके बाद अगला लेन देन हमारे पास आता है हिसाब की वहियाँ खरीदी। अक्टूबर है 2, अक्टूबर 2 हिसाब की बहियाँ खरीदी तो हिसाब की बहियाँ आ गई और बहियों को सबको बोला जाता है। हम बुक्स लिख सकते हैं या स्टेशनरी लिख सकते हैं, स्टेशनरी के अंतर्गत ही आता है। स्टेशनरी अकाउंट DR, क्योंकि ये वस्तु आई है इसलिए डेबिट हो जाएगी और इसमें कैश हमारे पास से जाएगी, हमारे व्यापार से कैश निकल कर जा रही है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट। और रुपए इसके 25 थे तो 25 रुपये लिख दिया जाएगा। और अगला लेन देन होगा, लिखा है मुकेश कंपनी को उधार माल बेचा। 5 तारीख है तो हम डेट डाल देंगे 5। मुकेश कंपनी को उधार माल बेचा तो बेचा है तो ये तो सेल अकाउंट हो गया और मुकेश कंपनी पाने वाली हो गई तो पाने वाली कंपनी व्यक्ति हमेशा डेबिट होता है तो डेबिट कर देंगे। मुकेश कंपनी को CO लिख देते हैं डॉट, मुकेश कंपनी अकाउंट DR2 सेल अकाउंट। और रुपए इसके थे 1,000 तो वो 1,000 रुपये लिख दिए जाएंगे। इसके बाद अगला लेन देन नगद फर्नीचर खरीदा है। जब नगद फर्नीचर खरीदा, तारीख 7 दे रखी है जो था, नगद फर्नीचर खरीदा तो फिर फर्नीचर व्यापार में आ गया, आने वाले को डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट DR2, कैश इसमें गई है हमारे पास से तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और फर्नीचर 300 रुपये का है तो वो 300 रुपये लिख लिया जाएगा। इसके बाद 9 अक्टूबर आ जाता है। नगद बिक्री हुई है 9 अक्टूबर में तो इसका लेखा हम कर लेंगे। जब नगद बिक्री हुई है तो कैश हमारे पास आ गई, कैश अकाउंट DR2 सेल अकाउंट। अब सेल अकाउंट तो ये हमारे पास में रुपए दे रखा था 1,200 1,200। इसके बाद अगला लेन देन हमारे पास है मुकेश कंपनी से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए। इस लेन देन को बहुत अच्छे से हमें देखना और समझना है। लिखा है 12 तारीख में मुकेश कंपनी से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए हैं 980 रुपये। अब यहाँ देखें, मुकेश कंपनी को माल जो बेचा था वो 1,000 का बेचा था और रुपये प्राप्त हो रहे हैं 980, जबकि पूर्ण भुगतान यानी इसके बाद अब से कुछ भी आना नहीं है, फाइनल हो जाता है 980 में। तो इसमें बन जाती है डिस्काउंट और डिस्काउंट का लेखा कैश के साथ में रहता। कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। देखें, क्योंकि भुगतान प्राप्त हुआ है मुकेश कंपनी से तो कैश हमारे पास आई है। तारीख 12 दे रखी है। कैश अकाउंट DR, अब ये कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो यहाँ डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा। डिस्काउंट अकाउंट ये भी डेबिट होगा और देने वाला है मुकेश कंपनी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। मुकेश कंपनी अकाउंट। अब रुपए देखें इसको कैसे लिखेंगे। नगद प्राप्त हुए 980 रुपये
और 20 रुपये की, क्योंकि अब यहाँ देख लें, क्योंकि रुपये जो थे वो 1000 थे, तो 1000 से 980 लेस कर देंगे तो ये 20 रुपये की डिस्काउंट हो गई। इस तरह से इसका लेखा किया जाता है, इसको बहुत अच्छे से समझ लें। ये ध्यान रखना है, जो डिस्काउंट है, जो छूट दी गई है, छूट हमेशा चाहे मिली हो या दी हो, कैश के साथ ही रहती है। कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट। इसके बाद अगला लेखा होता है, लिखा है 14 तारीख में विनोद ब्रदर्स से माल खरीदा है, तो इसका हम लेखा करेंगे। तारीख अक्टूबर 14, माल खरीदा है तो क्रय हो गया, यानी परचेस अकाउंट यानी क्रय खाता, डेबिट टू, कैश हमारे पास से जाती है, लेकिन इसको लिखेंगे नहीं, उधार का लेन देन है और उधार के लेन देन पर कंपनी का नाम लिखा जाता है। जैसे लिखा है विनोद ब्रदर्स, तो विनोद ब्रदर्स जो है वो देने वाली कंपनी है, इसको लिख दिया जाएगा विनोद ब्रदर्स। चाहो अकाउंट लगा दें इसमें, क्योंकि ये कंपनी का नाम हो गया विनोद ब्रदर्स अकाउंट। और रुपए जो हैं 1200 हैं, तो 1200 रुपये हम एंट्री ये कर देंगे, 1200। इसके बाद अगला लेन देन है 20 तारीख का, जो लिखा है बीमा प्रीमियम का भुगतान किया। जब बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया है तो ये एक व्यय खाता है इस समय, और व्यय खाते हमेशा डेबिट होते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR2, क्योंकि प्रीमियम देने में कैश हमारे पास से जाएगी, तो कैश अकाउंट, और वो दिया गया है 120 रुपये। 120। अगला लेन देन है 23 तारीख का, और इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे। 23 तारीख का जो लेन देन है, यहाँ लिखा है महेश से 3000 रुपये कीमत के माल का ऑर्डर मिला। तो ये वास्तविक लेन देन है ही नहीं, केवल यहाँ ऑर्डर मिला है, ना तो रुपए आए हैं एडवांस में। अगर रुपए एडवांस में आते तब इसका लेखा होता, क्योंकि ये ऑर्डर है तो इसका कोई भी लेखा नहीं होगा। केवल स्मरण पुस्तिका में अलग इसका लेखा कर लिया जाएगा यहाँ, क्योंकि ये लेन देन नहीं है तो इसका हम लेखा नहीं करेंगे। अगली डेट आती है 25, विनोद ब्रदर्स को भुगतान दिया। अब यहाँ संपूर्ण भुगतान नहीं दिया है, अगर संपूर्ण या पूर्ण शब्द लिखा होता तो इसमें हम डिस्काउंट लगाते, क्योंकि पूर्ण नहीं दे रखा है तो यहाँ डिस्काउंट नहीं लगेगा। 25 तारीख का हम लेखा कर रहे हैं। 25, क्योंकि विनोद ब्रदर्स को भुगतान दिया गया है तो विनोद ब्रदर्स पाने वाली कंपनी हो गई। विनोद ब्रदर्स अकाउंट DR, और भुगतान देने में कैश हमारे पास से व्यापार से गई है, इसलिए क्रेडिट, और वो रुपए हैं 800। इस तरह से ये रुपए हमने एंट्री कर दिए, और लेन देन अभी बचे हुए हैं। पेज ख़त्म हो गया तो हमें वही काम करना है। पहले हम कॉलम को बंद करेंगे और दोनों पक्षों का टोटल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका दोनों पक्षों का टोटल कर लिया। हालांकि रकमें सेम लिखी जाती हैं तो टोटल बराबर आएगा, लेकिन दोनों को अलग अलग जोड़कर देखना चाहिए। और इसको अब हम, क्योंकि लेन देन बचे हैं, तो अगले पेज पर लेकर के जाएंगे। तो ये हमने आगे प्रारूप तैयार कर लिया है, और पिछले पेज का जो हमारा टोटल आया था वो सबसे पहले हम लिखेंगे 24,645 रुपये आया है। इसे उठाकर हम अगले पेज पर लाएंगे। यहाँ टोटल CF लिख लिया है हमने। सबसे पहला काम इसी टोटल को 24,645 दोनों पक्षों में लिख लेंगे। 24,645, इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा
24,645 और यहाँ लिखेंगे टोटल BF ब्राउट फॉरवर्ड। और आगे के अब जो लेन देन हमारे बचे उन लेन देनों को हम शुरू कर देंगे। अक्टूबर का लेन देन है अक्टूबर, और लेन देन है अनाथालय को चंदा दिया 28 में है, तो अक्टूबर 28। तो चंदा जब दिया है तो चंदा व्यापार के लिए एक व्यय खाता हो गया, तो चंदा को चैरिटी बोलते हैं। चैरिटी अकाउंट DR2, क्योंकि चंदे में जो गए हैं वो कैश दी है, तो चैरिटी अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। और चैरिटी में जो दान में दिए थे चंदे में 51 रुपये, तो वो 51 रुपये यहाँ लिख दिया जाएगा डेबिट और 51 रुपये क्रेडिट। इसके बाद अगला लेन देन बद्री प्रसाद ने जीवन बीमा के लिए दिए हैं। तो बद्री प्रसाद ने जीवन बीमा के लिए दिए हैं। तो जीवन बीमा जो है वो व्यापार का नहीं है, व्यापारी का खुद है। तो वो एक ड्राइंग्स हो गया, यानी आहरण हो गया। 29 अक्टूबर थी, तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट DR। इसमें कैश खर्च हुई है तो कैश अकाउंट। और रुपए जो थे 256 थे, तो 256 रुपये यहाँ लिख दिए जाएंगे। 256। इसके बाद अगला लेन देन था, यहाँ आपको समझ लें जीवन बीमा व्यक्ति का, मालिक का खुद का था, इसलिए आहरण उसको लिखा गया है। आगे है ये लेन देन एक साथ दे रखे हैं, वेतन चुकता किया, कार्यालय व्यय हुआ। इन दोनों को हम लेखा एक साथ कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों में कैश क्रेडिट हो रही है, दोनों में ही इनको लेखा एक साथ करते हैं। और चोरी का लेखा अलग कर लेंगे अक्टूबर 31 में। अक्टूबर 31 था ये वेतन चुकता किया, सैलरी अकाउंट DR। और 31 में ही कार्यालय व्यय हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, ये भी DR होगा। और इन दोनों ही कामों में कैश हमारे पास से खर्च हो रही है, तो इनके रुपए हमें देख लेना है। 150 और 40, तो 150 रुपये, और इसके रुपए हैं 40। दोनों को जोड़कर 190 रुपये होता है। ये इसके बाद जो अगला लेन देन हमारा होगा वो लिखा है माल चोरी गया। तो इसके लिए डेट हमें दोबारा डालनी होगी और लेखा करेंगे हम, क्योंकि माल चोरी गया है। काम जो हुआ वो थीफ हुआ। थीफ अकाउंट या लॉस बाय थीफ हम लिख सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको लिख सकते हैं। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, लॉस बाय थीफ अकाउंट DR2। इसमें हमारे पास से माल गया है, लेकिन खरीदे हुए में से गया है, इसलिए हम यहाँ पर परचेस अकाउंट लिख सकते हैं या फिर गुड्स अकाउंट लिख सकते हैं, क्योंकि सभी जगह परचेस लिखते आए हैं, तो परचेस अकाउंट ही यहाँ पर लिखें। और ये रुपए थे चोरी के
100 रुपये, तो 100 रुपये हम यहाँ पर ये लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये सारे लेन देन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और लास्ट में इसका हम आकर के टोटल कर लेंगे। टोटल करने के लिए पहले कॉलम्स को पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से ये टोटल कर लिया गया और इसका ग्रांड टोटल 25,242 आ चुका है और यही हमारा आंसर है। कंप्लीट हो चुका है, तो इसके अपने पास में नोट कर लें और अपने आप ही इसको करके देखें, प्रैक्टिस करें, ज़रूर हो जाएगा। और हाँ, जैसा कि हमने सभी जगह परचेस और सेल अकाउंट का प्रयोग किया था, तो जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ लिखा था, जो माल लगाया गया था, इसको भी अब हम स्टॉक अकाउंट यहाँ पर लिख सकते हैं। स्टॉक ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा इसको रहेगा।